जीप पगडंडी के किनारे से कुछ उतर कर आगे बढ़ती चली गई। उसके साथ ही मेरे वजूद में गुस्से की लहर दौड़ गई। अजीब वहशी मिजाज ड्राइवर है, लगता है पीकर चला रहा है या उसकी आंखें काम नहीं करती। लेकिन फिर अचानक मेरे जहन में झमाका सा हुआ। सब्ज़ार में इतना वक्त गुजारने की वजह से शायद मेरी अक्ल भी घास चरने चली गई थी। मैं भूल गया कि कल दोपहर को मैं क्या करके आया हूँ। उसके बाद तो मेरे साथ जो हो जाए वो कम है। मेरी तरफ से पृथ्वी की मौत को हादसाती रंग देने की हर मुमकिन कोशिश के बावजूद उन बदबख्तों ने मुझे ही उसकी मौत का जिम्मेदार गर्दाना है और अब इंतकामी कार्रवाई करके मुझे भी जिंदगी की कैद से आजाद करने पर तुल गए हैं। ये हौलनाक ख्याल जहन में आते ही मैंने जल्दी से पलट कर देखा। लगभग 100 गज आगे जाने के बाद अब वो जीप वापस आने के लिए मोड़ काट रही थी। ये समझना मुश्किल न था कि मुझे कुचलने की एक बार कोशिश की जाएगी। मेरे पास ज्यादा मोहलत नहीं थी। मैं पगडंडी से हटकर दीवानावार खुदरौ झाड़ियों के दरमियान रेतीले और पथरीले मैदान में दौड़ने लगा। उस वक्त मुझे अपनी समत का तायुन करने का होश नहीं था। मेरा वाहिद मकसद अपनी जान लेने पर तुले जीप सवारों से खुद को बचाना था। लेकिन मुझे जल्द ही अंदाजा हो गया कि ये इतना आसान नहीं है। जीप वाले मेरे फरार की समत से बखूबी आगाह थे और चढ़ते सूरज की रोशनी में वो मुझे दूर से बाआसानी देख सकते थे। उन्होंने भी जीप पगडंडी से उतार ली थी और मेरे पीछे पीछे आ रहे थे। सिर्फ इतना फर्क पड़ा था कि जमीन ऊंची नीची और गैर हमवार होने और रास्ते में बार बार हायल हो जाने वाली झाड़ियों और छोटी बड़ी चट्टानों की वजह से जीप की रफ्तार खासी कम हो गई थी। ताहम मेरे लिए ये भांपना मुश्किल न था कि हर गुजरता लम्हा मेरी जिंदगी का इख्तिताम करीब ला रहा है। उन लोगों को फिक्रमंद होने या जल्दबाजी की जरूरत नहीं है। ये पूरा इलाका मेरे लिए एक बहुत बड़े फंदे की हैसियत रखता है। मैं कितनी भी भाग दौड़ कर लूं, यहाँ से जान बचाकर निकल जाना मेरे लिए मुमकिन नहीं है। ये इत्मीनान से हांका करेंगे और बिलाखिर मुझे घेर कर किसी जख्मी हिरन की तरह शिकार कर डालेंगे। मेरे लिए बचाव की कोई सूरत नहीं थी। उसके बावजूद मैं जान बचाने की कोशिश कैसे तर्क कर सकता था। लिहाजा मैं ज्यादा से ज्यादा नाहमवार और कठब रास्तों की जुस्तजू करते हुए दौड़ता रहा। लेकिन मुझे जल्द ही एहसास हो गया कि मेरी तवानाई ज्यादा देर साथ नहीं देगी। मेरा सांस बुरी तरह फूल रहा था और टांगे वक्फे वक्फे से लड़खड़ा रही थी। मैं कई बार ठोकरें खाकर गिरा भी। अचानक मुझ पर इंकिशाफ हुआ कि जीप की रफ्तार में अब पहले जैसी तुंदी और तेजी नहीं है और सिर्फ रास्ते का कठिन और दुश्वार गुजार होना इसकी वजह नहीं है। मैंने पलट कर देखा, लगभग 100 गज पीछे जीप मौजूद थी और उसका रुख मेरी ही तरफ था। मेरा ताक़ुब जारी था, लेकिन यूं लग रहा था जैसे वो मेरे करीब आने की बजाय पीछे पीछे चल रहे हैं, जैसे मेरी हालत से लुत्फानंदोज होते हुए मेरे निढाल होकर गिरने के मुंतजिर हूँ। जमीन पर ढेर शिकार को टायरों के नीचे कुचल डालना ज्यादा आसान था। ये इदराक होते ही मेरी रफ्तार खुद ब खुद कम हो गई। अब मैं बस लगभग तेज कदमों से आगे बढ़ रहा था। मैंने एक बार पलट कर देखने की कोशिश की, लेकिन ऐन उसी वक्त फजा में एक गरजदार धमाका गूंजा। मेरे लिए पहचानना मुश्किल नहीं था कि दूर मार राइफल से गोली चलाई गई है। मैं लाशऊरी तौर पर तेजी से झुका, लेकिन मैं बखूबी समझ सकता था कि गोली मेरे आसपास या सर पर से गुजर गई है, क्योंकि अगर वो निशाने पर बैठती तो मुझे धमाका सुनने की भी मोहलत न मिलती। जान खतरे में पाकर मेरी दम तोड़ती तवानाई गोया एक बार फिर बहाल हो गई और मैं एक बार फिर दीवानावार दौड़ने लगा। उसके साथ ही जीप ने दोबारा रफ्तार पकड़ ली। कुछ ही देर के बाद मैंने वक्फे वक्फे से 2 फायरों के धमाके सुने, लेकिन उन गोलियों ने मेरे वजूद में छेद नहीं किए। अब मेरे लिए समझना मुश्किल नहीं था कि मेरे साथ हौलनाक खेल खेला जा रहा है। ये लोग मुझे हलाक जरूर करेंगे, लेकिन इससे पहले चूहे बिल्ली का खेल अपनी आखिरी हद तक पहुंचाना चाहते हैं। मेरी बेबसी और लाचारी से भरपूर अंदाज में लुत्फानंदोज होना चाहते हैं। मेरे वजूद में यकलख्त इश्तियाल के अंगारे दहक उठे। ये शैतान सिफत लोग मौत जैसी संगीन सच्चाई का ठट्ठा उड़ाने पर तुले हुए हैं, सिर्फ इस घमंड के तहत कि मेरी हैसियत उनके सामने एक लाचार हिरन से ज्यादा नहीं है। क्या मैं उन गलीज फितरत लोगों के हाथों इतनी बेबसी की मौत कबूल कर लूं? जब जिंदगी से महरूम होना यकीनी है तो ये मुझसे कम से कम एक बाइज्जत मौत मरने का हक तो नहीं छीन सकते। यकयक एक घनी खारदार झाड़ी की ओट में जमीन पर बैठ गया और तेजी से आसपास नजरें दौड़ाईं। थोड़ी सी कोशिश से मैंने मुनासिब जिसामत के 4 पत्थर इकट्ठे कर लिए। शायद अचानक नजरों से ओझल हो जाने की वजह से जीप की रफ्तार सुस्त हो गई थी। उसके करीब आने में ताखीर का फायदा उठाते हुए मैंने पहले वाले 4 पत्थर पाजामे की जेबों में ठूस कर अच्छे खासे भारी भरकम 3 मजीद पत्थर इकट्ठे कर लिए। इस असना में मुझे जीप के इंजन की धीमी धीमी घूं घूं खासे करीब सुनाई दी। मैं तेजी से उठा
धीरे धीरे आगे बढ़ती जीप का मुझसे फासला लगभग 15 गज रहा होगा और उसका रुख कदरे तिरछा था। मैंने अपने दाएं हाथ में मौजूद क्रिकेट की गेंद जितना पत्थर तोला और फिर निशाना बांधकर पूरी कुव्वत से जीप की तरफ उछाल दिया। अगले ही लम्हे फजा में छन्नाके की आवाज उभरी। पत्थर सीधा ड्राइविंग साइड पर विंडशील्ड से टकराया था और किसी देवकामत मकड़ी के जाले जैसा नक्शा बनाकर शीशे में धंस गया था। मैंने दूसरा पत्थर फेंकने में देर न की, ताहम इस मर्तबा मेरा निशाना चूक गया और पत्थर जीप के हुड से टकराकर उचट गया। इस दौरान में जीप चलाने वाले ने इस नागहानी उफ्ताद से घबराकर ब्रेक लगा दिया था, जिससे मुझे तीसरे पत्थर से निशाना साधने में आसानी हुई और इस मर्तबा मैंने अपना पूरा जोर लगा दिया। नतीजा मेरी तवक्को से बढ़कर निकला। जीप की पैसेंजर साइड वाली विंडशील्ड पर भी मकड़ी का जाला बन गया। अलबत्ता ये वाला पत्थर शीशे में सुराख करके अंदर घुस गया था। मैंने किसी को चीख चीख कर गालियां बकते सुना, लेकिन मैं इस दौरान में एक बार फिर वहां से भाग निकला। चंद ही लम्हों में कलांचे भरते हुए मैं जीप को शायद 50-60 गज पीछे छोड़ाया था। तभी मैंने शीशा चिकनाचूर होने का बुलंद आहंग छन्नाका सुना। पलटकर देखने की बजाय मैंने अपनी रफ्तार मजीद आगे बढ़ा दी, लेकिन मैं शायद 20 गज आगे ही बढ़ा था कि फजा में एक बार फिर फायर का धमाका गूंजा। मुझे लगा कि इस मर्तबा गोली मेरे बहुत करीब से सनसनाते हुए गुजरी है। मैंने सोचा अब उन्होंने मुझसे चूहे बिल्ली का खेल करने का इरादा तर्क कर दिया है। अब मेरे जिस्म में खून उगलता बड़ा सा सुराख बनने में ज्यादा देर नहीं लगेगी। चलो अब कम से कम वो मेरी अबतर हालत से तफरी हासिल करने की लज्जत से तो महरूम हो जाएंगे। जीप की रफ्तार अब पहले से कहीं ज्यादा थी। गोया मौत अब किसी वक्त मेरे सर पर पहुंचने वाली थी, लेकिन जाने क्यों अब मुझे मरने की परवाह न रही थी, बल्कि मेरा दिल चाह रहा था कि मैं भी उनसे जवाबी खेल खेलूं। लिहाजा कोई 100 गज फासला तय करने के बाद मैं एक बार फिर अचानक एक बहुत घनी झाड़ी की ओट में बैठ गया। लेकिन मेरा ताकुब करने वाले पहले वाली हजीमत से सबक सीख चुके थे। मुझसे तकरीबन 30 गज पहले उन्होंने जीप रोक दी। जीप के इंजन की आवाज धीमी पड़ते ही मैंने मौके से फायदा उठाया। उकड़ू चाल चलता हुआ तकरीबन 20 गज फासले पर उगे दरख्तों के एक झुंड में जा पहुंचा और फिर हत्तुल इम्कान तेजी से कटहल के एक घने दरख्त पर चढ़ने लगा। ताहम मैं यकीन से नहीं कह सकता कि मेरी जान के दर पे जीप सवारों ने मुझे देख लिया था या नहीं। मुझे बस ये यकीन था कि अगर मैं उनकी नजरों में आने से बच गया हूँ तो पत्तों से भरे उस दरख्त पर मुझे तलाश करना उनके लिए आसान नहीं होगा। मैं कुछ देर दम साधे बैठा रहा। जीप के इंजन की घरघराहट की धीमी आवाज बदस्तूर मेरे कानों में आ रही थी, ताहम मैंने आहनी दरवाजा खुलने और बंद होने की आवाज नहीं सुनी। मैंने पत्तों से लदी शाखों के दरमियान से थोड़ी जगह बनाकर जीप के रुख पर नजरें दौड़ाईं। दाएं तरफ लगभग 40 गज के फासले पर मौजूद जीप उस वक्त तिरछे रुख पर खड़ी दिखाई दी। पैसेंजर साइड वाले दरवाजे का शीशा उतरा हुआ था, ताहम मुझे वहां से किसी की झलक दिखाई न दी। मैंने अंदाजा लगाया कि जीप में मौजूद अफराद अंदर बैठे बैठे बगौर चारों तरफ का जायजा ले रहे हैं। कुछ ही देर में जीप में एक बार फिर हरकत हुई और लगभग 30 गज आगे बढ़कर बाएं तरफ मोड़ काटने के बाद एक बार फिर ठहर गई। अब मुझे जीप का सामने का काफी हिस्सा साफ दिखाई दे रहा था। उसकी ड्राइवर साइड वाली विंडशील्ड मुकम्मल तौर पर गायब हो चुकी थी और वहां से एक राइफल की बाहर निकली हुई नाल इधर उधर गर्दिश कर रही थी। मैं कोशिश के बावजूद अंदर मौजूद अफराद को न देख सका। कुछ देर जायजा लेने के बावजूद जब वो मुझे न ढूंढ सके तो शायद इस नतीजे पर पहुंचे कि अब उन्हें बाहर निकलकर मुझे तलाश करने की जहमत करनी पड़ेगी। मुझे अंदाजा था कि मेरी तरफ से बगैर मज़ाहमत शिकार बनने से इनकार और जवाबी कार्रवाई ने उन्हें मुश्तिल करने के साथ साथ मोहतात होने पर मजबूर कर दिया है, इसलिए वो बेधड़क गाड़ी से बाहर निकलने से गुरेजा हैं। उनकी ख्वाहिश है कि जीप में बैठे बैठे ही गोली चलाकर मुझे मार गिराएं। जाहिर है अब उनकी ये आरजू पूरी होने का सवाल ही पैदा नहीं होता था। मैं इत्मीनान से अपनी जगह छुपा रहा, लेकिन जहां मैं महफूज था इतने फासले से अपने दुश्मनों के खिलाफ कोई कार्रवाई करना भी मेरे लिए मुमकिन नहीं था। कुछ देर में जीप एक बार फिर हरकत में आई और तकरीबन 70 गज का निस्फ दायरा घूमकर एक बार फिर ठहर गई। अब उसका सामने वाला हिस्सा मेरी तरफ था। मैंने टूटी हुई विंडशील्ड के अंदर गौर से देखा। मुझे लगा कि वहां सिर्फ एक बंदा है। उसका चेहरा साफ दिखाई नहीं दे रहा था, अलबत्ता ये वाज़ेह था कि उसने एक हाथ में राइफल पकड़ी हुई है और वह दूसरे हाथ में पकड़ी दूरबीन से बाहर का जायजा ले रहा है। मेरा दिल जोर से धड़का। कटहल के उस दरख्त के गुंजान घने पत्तों के दरमियान से मेरा दिखाई देना मुश्किल है,
लेकिन दूरबीन से मेरे जिस्म के किसी हिस्से की झलक दिखाई दे जाए तो कोई अनहोनी बात भी नहीं होगी। उसके बाद दूरमार राइफल से मुझे निशाना बनाना जरा भी मुश्किल नहीं होगा, लेकिन मैं अपनी जगह बदलने का खतरा मोल लेने का इरादा भी नहीं रखता था। मुतहर्रक चीज बहुत आसानी से नजर को अपनी तरफ मबजूल कर लेती है। सांस रोककर बैठे रहने और अपने नसीब के फैसले का इंतजार करने के सिवा मेरे पास कोई और चारा भी तो नहीं था। मैंने जीप का ड्राइवर साइड वाला आहनी दरवाजा खुलते देखा। उसके साथ ही मुझे हैरत का झटका लगा। हालांकि लांबा को जीप से उतरते देखना मेरे लिए किसी भी तरह गैर मुतवक्के नहीं होना चाहिए था। उसने शिकारियों वाला लिबास पहन रखा था, काई रंग की पोस्तीन, खाकी पतलून, सर पर फ्लैट हैट, पैरों में भारी बूट। उसने दूरबीन गले में लटका रखी थी और राइफल दाएं हाथ में थाम रखी थी। वो जीप के पास खड़ा कुछ देर गहरी नजरों से आसपास का जायजा लेता रहा, फिर मोहतात कदमों से आगे बढ़ा। लेकिन फिर उसे कुछ ख्याल आया और उसने जीप का दरवाजा खोलकर राइफल अंदर रख दी और फिर दरवाजा बंद करके अपने बगली होल्स्टर से पिस्तौल निकाल कर कॉक कर लिया। मैं एतराफ करने पर मजबूर हो गया कि वो बिलाशुबा एक जुर्रतमंद इंसान है। नजरों से ओझल दुश्मन निहत्ता भी हो तो खतरनाक होता है, जबकि वो जानता है कि मेरे पास तो इतने बड़े पत्थर मौजूद हैं जो निशाने पर लग जाएं तो उसे दर्दनाक मौत से हमकनार कर सकते हैं। ताहम वो एक तजुर्बाकार पेशावर फौजी था जो अनगिनत मर्तबा ऐसी सूरत हाल से दो चार हो चुका होगा। मौत से नबरदाजमा होना उसकी बुनियादी तरबियत का हिस्सा होगा। उसका पिस्तौल थामने का अंदाज बता रहा था कि ये हथियार उसके इशारे पर रक्स करता होगा, जबकि उस बयाबान में बिला नागा चांदमारी के जरिए उसने अपना निशाना इतना पक्का कर लिया होगा कि आंखें बंद करके हदफ में छेद कर डाले। लांबा मोहतात नजरों से गिरदोपेश का जायजा लेते हुए नपे-तुले कदमों से कुछ फासले तक सीधा मेरी तरफ बढ़ता रहा। फिर शायद किसी आवाज ने उसे चौंका दिया और वो तेज कदमों से दाएं तरफ बढ़ने लगा। कुछ मजीद आगे बढ़ने पर उसके शुबे में शिद्दत आई होगी। उसने गरजदार आवाज में एक गलीज गाली बकी और जारहाना लहजे में ललकारा, ओए वहीं रुक जा वरना गोली मार दूंगा। उसके साथ ही वो तेजी से आगे बढ़ा और मुगल्लजात बकते हुए एक बार किसी नामालूम शख्स को डरा धमका कर रुकने का हुक्म दिया। फिर उसने सामने के रुख गोली चला दी और एक बार फिर दौड़ने के अंदाज में आगे बढ़ने लगा। वो अब मुझसे लगभग 80 गज दूर जा चुका था और बार बार झाड़ियों के झुंड उसे मेरी नजरों से ओझल कर रहे थे। यकलख्त मेरे वजूद में गोया बिजली की लहर दौड़ गई। मैंने अपनी जगह छोड़ी और तेजी से दरख्त से नीचे उतरने लगा। मैंने लांबा को वक्ती तौर पर नजरअंदाज कर दिया था। जमीन पर कदम रखते मैं तेजी से स्याह जीप की तरफ लपका। मेरी तवक्को के मुताबिक दरवाजा गैर मुकफ्फल था। मैंने तेजी से दरवाजा खोलकर अंदर झांका। सामने ही मेरी मतलूबा दूरमार राइफल सामने ही पैसेंजर सीट की पुश्त से टेक लगाए इस्तादा थी। मैंने जल्दी से हाथ बढ़ाकर उसे गिरफ्त में ले लिया। मैंने फौरन ही शनाख्त कर लिया। वो रूसी साख्त की शोहरा आफाक SVT 40 स्नाइपर राइफल थी, जिसके ट्रिगर के सामने उसका मखसूस 10 गोलियों वाला मैगजीन लगा हुआ था। मैंने देखा उसका सेफ्टी लॉक हटा हुआ है और गोली चलाने के लिए बस ट्रिगर दबाने की जरूरत है। मेरा दिल खुशी से झूम उठा। ये बिलाशुबा अल्लाह रब्बुल इज्जत की करम नवाजी है कि उसने लांबा जैसे खुर्रांट जंगजू की अक्ल पर पर्दा डाल दिया और फिर उसे यहाँ से दूर हनका दिया, वरना जल्द या कदरे ताखीर से मेरा उसकी नजरों में आना और फिर गोलियों का निशाना बन जाना लगभग यकीनी था। अब हम दोनों हरबी एतबार से हम पल्ला हैं, बल्कि तकरीबन 600 गज हलाकत खेज मार के साथ ये राइफल लांबा के पिस्तौल पर नुमायां बरतरी रखती है। अभी इसके मैगजीन में 7 गोलियां बाकी हैं, जो लांबा को नरक पहुंचाने के लिए बहुत काफी हैं। मैंने बगौर उस तरफ देखा जिधर लांबा रवाना हुआ था। वो मुझे नजर न आया, ताहम ये तकरीबन यकीनी था कि मुझे मार गिराने की हसरत नाकाम दिल में लिए वो कुछ ही देर में वापस पलटने वाला है। उसके इस्तकबाल की तैयारियां मुकम्मल करने के लिए मेरे पास ज्यादा मोहलत नहीं बची थी। एक ख्याल ये भी आया कि जीप में ही छुपकर उसका इंतजार करूं, लेकिन जरूरी नहीं था कि वो सीधा जीप की तरफ वापस आए। लिहाजा मैंने ज्यादा मुनासिब जगह ढूंढने के लिए जल्दी से आसपास नजरें दौड़ाईं। बिलाखिर मुझे दरख्तों का वही घना झुंड अपने मकसद के लिए ज्यादा मुनासिब लगा, जहां कटहल के एक मेहरबान पेड़ पर मैंने पनाह ली थी। मैं 7-8 दरख्तों के उस झुंड में दाखिल हुआ और 2 दरख्तों के बाहम एक दूसरे से मुखालिफ में बुलंद होते तनों के संगम पर राइफल टिकाकर उसकी नाल का रुख उस तरफ कर दिया जिधर लांबा रवाना हुआ था। आंखों के साथ मेरी समात भी पूरी तरह चौकस थी। वो सामने से हटकर किसी और तरफ से नमूदार हो सकता था। मैं उसे देखने से पहले उसकी नजरों में आने का मुतहम्मिल नहीं हो सकता था। इस तरह मुझे उस पर हासिल बरतरी खत्म हो जाती। वो पहले मुझ पर गोली चला सकता था। अगर मैं दरख्तों की ओट में होने की वजह से बच भी जाता तो वो राइफल पर नजर पड़ते ही खतरा भांप कर वहां से भागकर झाड़ियों में गुम हो सकता था।
اس کے بعد اسے مجھ پر سبقت حاصل ہو جاتی۔ میں اس کا تعاقب کرنے کا خطرہ مول نہیں لے سکتا تھا۔ میں کچھ دیر دھڑکتے دل کے ساتھ لامبا کی واپسی کا انتظار کرتا رہا۔ اسے اپنی حماقت کا ادراک ہونے میں زیادہ دیر نہیں لگنی چاہیے تھی۔ میں نے مزید کسی فائر یا اس کے گالیاں بکنے کی آواز نہیں سنی۔ تبھی میں نے دور سے کوئی ٹہنی چٹکنے کی آواز سنی۔ اس آواز کی حتمی سمت کا اندازہ لگانا مشکل تھا، بس یہ لگا کہ سامنے سے آئی ہے۔ میں مزید چوکس ہو گیا۔ وہ کسی بھی وقت میری نظروں کے سامنے نمودار ہونے والا تھا، اس خیال سے کہ کہیں پہلو کے رخ سے اس کی نظر میری رائفل کی نال پر نہ پڑ جائے۔ میں نے اجلت میں لیکن بے آواز انداز میں رائفل پیچھے کھینچ لی۔ لامبا کو دور سے دیکھ لینا اصل مرحلہ تھا۔ رائفل کو واپس قدرتی اڈے پر رکھنے میں مجھے 1 سیکنڈ سے زیادہ دیر نہ لگتی۔ بالآخر میرا انتظار ختم ہوا۔ سامنے سے ذرا بائیں طرف تقریباً 60 گز کے فاصلے پر جھاڑیوں کے درمیان مجھے لامبا کی جھلک نظر آئی۔ وہ کچھ مزید قریب آیا تو دیکھا کہ اس نے پستول دونوں ہاتھوں سے مضبوطی سے تھام رکھا ہے اور عقابی نظروں سے آس پاس نظریں ڈالتا ہوا رک رک کر آگے بڑھ رہا تھا۔ اس دوران وہ بار بار پلٹ کر بھی جائزہ لے لیتا، پھر وہ جھاڑیوں سے باہر آ گیا۔ میں نے اس کے مزید قریب آنے کا انتظار مناسب سمجھا۔ پھر جب وہ 30 گز کے لگ بھگ فاصلے پر پہنچ گیا تو میں جلدی سے رائفل اٹھائی اور اس کی نال دونوں تنوں کے درمیان ٹکا دی۔ اگلے ہی لمحے میں نے لامبا کے پیروں سے محض 1.5-2 گز آگے زمین کا نشانہ لیا اور اللہ کا نام لے کر ٹریگر دبا دیا۔ بیابان میں ایک فلک بوس گونجدار دھماکہ گونجا، جس کی شدت سے میرے کانوں میں سیٹیاں بجنے لگیں، لیکن سماعت متاثر ہونے کے باوجود میں نے لامبا کی زوردار چیخ سن لی۔ وہ جس طرح حلق پھاڑ کر چیخا تھا، مجھے خدشہ ہوا کہ گولی اونچائی کا رخ کر کے یا زمین سے اچٹ کر اس کے منحوس وجود میں پیوست ہو چکی ہے، لیکن غور سے دیکھنے پر مجھے اس کی ٹانگوں یا کسی اور عضو پر گولی کا نشانہ بننے کے آثار دکھائی نہ دیے۔ البتہ اس کے عین سامنے زمین بری طرح ادھڑ چکی تھی۔ میں نے بلا تاخیر تقریباً اسی جگہ پر ایک اور فائر کیا۔ لامبا ایک بار پھر چیخا اور بدحواسی کے مارے پستول اس کے ہاتھ سے چھوٹ کر اس کے قدموں میں گر گیا۔ عین اسی وقت میں نے گرج کر کہا، ہالٹ لامبا اینڈ ہینڈز اپ، پستول وہیں پڑا رہنے دو۔ میری للکار اس کی سماعت میں بجلی کی طرح گری اور وہ چند لمحوں کے لیے بت بن کر رہ گیا۔ اس کی پھٹی پھٹی نظریں گویا آواز کا ماخذ تلاش کر رہی تھی۔ پھر اس نے رائفل کی نال دیکھ لی، شاید میرا چہرہ بھی اسے دکھائی دے گیا ہو۔ اسے مجھے شناخت کرنے میں دیر نہیں لگی ہوگی۔ اچانک اس کے چہرے پر حیرت اور خوف کے ملے جلے تاثرات ابھرے۔ میں نے دھمکی آمیز لہجے میں اسے ڈپٹا کہا، مورکھوں والی کوئی حرکت کرنے کا سوچنا بھی مت لامبا، اس بار گولی دھرتی نہیں، تیرا سینہ ادھیڑ دے گی، اور تم کو پتا ہے اس بور کی گولی چھاتی میں اکنی جتنا اور کمر میں چپاتی جیسا موکھا بنا دیتی ہے۔ میری بات مکمل ہونے سے پہلے ہی اس نے دونوں ہاتھ فضا میں بلند کر دیے اور رضاکارانہ طور پر پستول سے ایک قدم پیچھے ہٹ کر کھڑا ہو گیا۔ میں نے اس کی سعادت مندی پر لہجے میں قدرے نرمی لاتے ہوئے کہا، اب اچھے بالغ کی طرح مڑ کر کھڑے ہو جاؤ، من چاہے تو بھاگنے کی کوشش کر سکتے ہو، لیکن مجھے وشواس ہے کہ تمہاری رفتار گولی سے زیادہ تیز نہیں ہوگی۔ لامبا میرے حکم کی تعمیل میں دھیرے دھیرے مڑنے لگا۔ عین اسی وقت میں نے رائفل کی نال تنوں کے اڈے کے درمیان سے نکالی اور بجلی کی تیزی سے درختوں کے جھنڈ میں سے نکل آیا۔ لامبا صرف چند ثانیوں کے لیے میری نظروں سے اوجھل ہوا۔ اتنی مختصر مہلت میں وہ بیچارہ بھلا کیا کر سکتا تھا۔ میں نے اسے ایک بار اپنی زد میں لے لیا اور نپے تلے قدموں سے اس کی طرف بڑھتے ہوئے تحکمانہ لہجے میں کہا، ایک ایک قدم آگے بڑھتے ہوئے 7 فٹ دور جا کر کھڑے ہو جاؤ، تم اپنی گدی پر دونوں ہاتھ رکھ سکتے ہو۔ لامبا نے میری تجویز کے مطابق دونوں ہاتھوں کی انگلیاں آپس میں پھنسا کر گردن کی پشت پر رکھ لی اور تھکے تھکے قدموں سے آگے بڑھنے لگا۔ 7 قدموں کی گنتی پوری کر کے وہ ٹھہر گیا۔ اس کے انداز سے شکست خوردگی نمایاں تھی، تاہم میں نے اس کی قوت مزاحمت مزید کمزور کرنے کے لیے گونجدار لہجے میں کہا، مجھے وشواس ہے کہ تمہاری گنتی بری نہیں ہوگی، پھر بھی یاد دلا دوں کہ رائفل کے میگزین میں اس وقت بھی 5 گولیاں موجود ہیں اور تجھے نرک میں پہنچانے کے لیے تو ایک ہی پریاپت ہے۔ وشواس رکھو، مجھے فالتو گولی چلانا اچھا نہیں لگتا۔ اس نے جواب دیا، چنتا نہ کرو، مجھے بھی اپنا جیون پیارا ہے، پرنتو یہ تم ٹھیک نہیں کر رہے ہو۔ اس کی بات کا جواب دینے کی بجائے میں نے اس کا پستول قبضے میں لینا زیادہ ضروری سمجھا۔ جھک کر بائیں ہاتھ سے ہتھیار اٹھانے کے دوران میں سیدھی بغل میں دبی رائفل کی نال کا رخ لامبا کی پشت کی طرف رہے۔ پستول سنبھالتے ہی میں نے رائفل کاندھے پر لٹکا لی اور لامبا کو پستول کے نشانے پر لے لیا۔ وہ بت بنا اپنی قسمت کے فیصلے کا منتظر تھا۔ میں نے پر اعتماد لہجے میں اسے للکارا، اب دھیرے دھیرے پیچھے مڑو اور جیپ کی طرف چلو۔ اس نے نہایت تابیداری سے میری ہدایت پر عمل کیا۔
اس کے لیے یہ سمجھنا مشکل نہ تھا کہ بازی اس کے ہاتھ سے نکل چکی ہے اور اس کی طرف سے کسی بھی ایسی ویسی حرکت کے جواب میں اس کا جسم چھلنی ہونے میں زیادہ دیر نہیں لگے گی۔ اس نے مردہ قدموں سے جیپ کی طرف بڑھتے ہوئے کہا، میں تمہیں چتاونی دے رہا ہوں کہ ایک سینئر رکشا ادھیکاری پر ہتھیار اٹھا کر تم اپنے لیے کشٹ بڑھاتے جا رہے ہو۔ رائفل پھینک کر آتم سمرپن کر دو تو بھائی کٹھنائی سے بچ سکتے ہو۔ مجھے اس کے لہجے میں اعتماد کی جگہ مایوسی کی جھلک محسوس ہوئی۔ میں نے جواب میں طنزیہ لہجے میں کہا، میری اتنی چنتا کرنے کا بہت دھنیہ واد لامبا، میں تمہارا آبھاری ہوں۔ ابھی کچھ دیر پہلے تم نے میرے جیون کی سب کٹھنائیاں دور کرنے کا پورا ایکشن کیا تھا۔ اس نے کھسیانے لہجے میں کہا، وہ تو میں نے تمہارا وروध توڑنے کے لیے تم کو ڈرانے کی کوشش کی تھی۔ میں نے اس کی بات سن کر قہقہا لگا کر کہا، بہت اچھے لامبا جی، چلو تمہاری اس کوشش کا تو الٹا نتیجہ نکلا، پرنتو تم تیار ہو جاؤ، اب میں تمہارا وروध توڑ کر دکھاؤں گا۔ وہ چلتے چلتے رک گیا۔ کیا مطلب؟ میں نے جواباً جارحانہ لہجے میں اسے ڈپٹا، لگتا ہے تمہیں نرک میں جانے کی بہت جلدی ہے، چلتے رہو ورنہ کھوپڑی کے چیتھڑے اڑ جائیں گے۔ وہ فوراً دوبارہ جیپ کی طرف بڑھنے لگا۔ میں نے اپنی بات جاری رکھی، کہا، تم سے جو ہو سکتا تھا وہ تم کر چکے ہو، اب جو کچھ کرنا ہے وہ میں کروں گا۔ تمہارے جیسے دشٹ، گھٹیا اور پاکھنڈی ویکتی کے اپوتر خون سے ہاتھ رنگتے مجھے بہت گھن آئے گی، پرنتو وشواس رکھو، اگر تم نے مجبور کیا تو میں گھوڑا دبانے سے نہیں ہچکچاؤں گا۔ میرے الفاظ اس کی سماعت اور اعصاب پر کوڑا بن کر برسے ہوں گے۔ اس نے احتجاج یا وضاحت طلبی کے لیے ایک بار پھر رکنے کا ارادہ کیا، لیکن میں نے خونخوار لہجے میں اسے چلتے رہنے کو کہا۔ چنتا نہ کرو، تمہیں اوپر پہنچانے سے پہلے تمہارے ہر پرشن کا جواب دوں گا، یہ میرا وچن ہے۔ اس دوران میں ہم دونوں جیپ کے قریب پہنچ چکے تھے اور وہ میرے اگلے حکم کا منتظر تھا۔